नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है सहोदर यूट्यूब लाइव में। जैसा कि हम करते हैं वीकेंड पे हम हर तरह की क्वेरी लेते हैं सहोदर पैटर्न्स की और कोशिश करते हैं कि उनको जवाब दिया जाए। ऑफ कोर्स वीकली मीटिंग से ये वाली यूट्यूब लाइव मीटिंग्स बिल्कुल अलग हैं। पहली बार इसमें देश भर से लोग जुड़ते हैं। मैं दुनिया भर के कहना चाहता था पर एनआरआई कुछ इक्का दुक्का ही है, तो खैर जो भी हैं वो हैं तो सही ही। तो देश भर के लोग जुड़ते हैं, तो एक तो इस मीटिंग में लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए सबकी क्वेरीज एक साथ आंसर हो नहीं पाती हैं। दूसरी बात, इसमें समय जो है वो थोड़ा कम वेस्ट होता है क्योंकि सीधा सवाल लेते हैं और सीधा जवाब दे दिया जाता है। वीकली मीटिंग्स में कुछ अन्य बातें भी बीच बीच में चलती रहती हैं, कुछ अलग से ग्रुप्स बन के बात होती रहती है। तीसरी बात, इसमें जवाब सिर्फ मैं ही दे रहा हूँ, वहाँ पे लोग एक दूसरे से भी बात करते रहते हैं। पिछली मीटिंग्स के बाद आपके कुछ सजेशंस आए थे, तो उनमें से 2 सजेशंस आज हमने इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। सबसे बड़ा सजेशन ये था कि लोग कह रहे थे कि 1 घंटे का वीडियो बाद में देखना थोड़ा संभव नहीं होता है, बहुत लंबा हो जाता है, तो इसे ब्रेक कर दीजिए आधे-आधे घंटे के सेशन में। वो मेरे लिए थोड़ा प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट है। तो प्रयास यह किया गया है कि इस बार इस सेशन को, आज के और कल के सेशन को 45 मिनट का रखा जाए और फिर देखा जाए कि क्या यह ऑप्टिमम है या कोई और तरीका इसे ढूंढा जाए कि इसे आधे-आधे घंटे का सेशन या 15-15 मिनट के सेशन रिकॉर्ड करने के बाद ब्रेक किया जाए। तो वो सब टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं या क्या हैं, वो एक बार उसको देखकर, समझकर आगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा सजेशन उन लोगों का था जो कि इस समय यूट्यूब लाइव पर आ नहीं पाते हैं पर वो हिस्सा बनना चाहते हैं। तो उनका सजेशन था कि मैं उनके सवाल यूट्यूब लाइव में ले लूं, क्योंकि अन्यथा मुझे एक-एक सवाल का जवाब देने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो वो मुझे सवाल किसी तरह भेज पाएँ, जो हमने इम्प्लीमेंट किया कि आप व्हाट्सएप के द्वारा सवाल भेजिए, जिसे हम इसमें लेने का प्रयास करेंगे। ऑफ कोर्स क्योंकि ऑनलाइन भी होंगे और ऑफलाइन भी सवाल हैं, तो दोनों सवालों के बीच में हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो मैं प्रयास करूँगा, जैसे-जैसे सवाल आए हैं वैसे-वैसे ही लिखे गए हैं। मैं सवाल करूँगा कि एक सवाल यूट्यूब लाइव से लूँ और एक सवाल मैं वहाँ से लूँ। बहुत से लोगों के एक से सवाल हो सकते हैं, तो कृपया अगर आपके सवाल, मैं कहता हूँ कि किसी पिछले वीडियो में आंसर हो चुके हैं और आप उसको जाके देखिए, तो समय की और बाकी सबके बेनिफिट के लिए यही ठीक रहेगा कि आप जाकर पुराने वाले वीडियोस देख लीजिए। ऑफ कोर्स हम हर तरह के सुझावों का स्वागत करते हैं। अगर आपके कोई अन्य सुझाव हैं, आप कोई अन्य हेल्प करना चाहते हैं, तो कृपया सामने आएँ और हमें बताएँ, हम उसे इम्प्लीमेंट करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और जैसा कि एक सुझाव ये है कि लॉकडाउन के बाद भी, और ये दिल्ली से बाहर वालों का सुझाव है कि लॉकडाउन के बाद भी इस यूट्यूब लाइव को जारी रखा जाए, तो प्रयास करेंगे कि सिर्फ दिल्ली से बाहर वालों के लिए हम यूट्यूब लाइव को जारी रखें आफ्टर लॉकडाउन भी। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं। प्रदीप सचदेवा जी का सवाल है। ये शायद दिल्ली से हैं। इनका सवाल है, सर सेटलमेंट हो गया था विदाउट एनी एलिमनी, डिवोर्स के लिए 125 डिस्पोज कर दिया, अब लड़की एमओयू कंप्लाई नहीं कर रही है, 125 रीस्टार्ट की एप्लीकेशन लगाई है और अलग से डीबी डाला है, क्या करना चाहिए? 498 में 1 साल हो गया, पुलिस चार्जशीट नहीं कर रही है, क्या चार्जशीट जल्दी करवानी चाहिए या जल्दी नहीं करवानी चाहिए? क्या एमओयू जो हुआ था उसका फायदा मिलेगा केसेस में? धन की लिस्ट भी फाइनल हो गई थी, ये समान रहेगा बस। अब लड़की बोलती है और भी समान है। दिल्ली द्वारका में केस है, सेटलमेंट भी कोर्ट में हुआ था, जज के सामने स्टेटमेंट हुए थे। तो प्रदीप जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका एक एमओयू भी ड्राफ्ट हो चुका है, तो दिल्ली हाई कोर्ट की डायरेक्शंस इसमें बड़ी क्लियर हैं। डिवोर्स के अलावा बाकी सारे मुकदमों पर इस एमओयू का डायरेक्ट प्रभाव होगा और सीधा प्रभाव होगा। बाकी सारे केसेस जो हैं वो खत्म होंगे, और गनीमत ये है कि ये केस दिल्ली का है, बाहर का नहीं है, तो दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइन इसमें पूरी तरह से इन्फोर्सिबल है। आपको क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए 498 एक ही एमओयू के बेसिस है। और मेरा ये भी मानना है कि ये एमओयू एज पर द गाइडलाइंस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ही हुआ होगा, क्योंकि कोर्ट में हुआ है। हालांकि आपने ये नहीं लिखा है कि ये एमओयू कब हुआ है,
दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइंस पिछले साल आई थी। तो मेरे हिसाब से आपका 125 डीवी और 498 तीनों केसेस खत्म हो सकते हैं इस एमओयू के बेसिस पे। रही बात आपकी डाइवोर्स की, तो ऑफ कोर्स म्यूचुअल कंसेंट से आपका डाइवोर्स नहीं होगा। अगर आपका डाइवोर्स होगा तो इसके लिए आपको अलग से डाइवोर्स केस ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी डालना पड़ेगा और तभी आपका डाइवोर्स हो सकता है। अब मैं सवाल ले रहा हूं अमित गर्ग जी का, जो कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था। अमित गर्ग जी का सवाल ये है, sir, this is Amit Garg. Somehow my question was not taken in last meeting. You seek few clarification. This is second marriage for both of us. I have daughter from previous marriage, whereas wife has a son from previous marriage. She stayed just for 2 months. She filed CAW complaint plus a DV case. In DV case, she has produced papers from SDM order and birth certificate of her kid, wherein she showed me as biological father. I was surprised. On personal inquiry, got papers from SDM office. My ID and signature are forged there. I filed 340, reply yet to. Please suggest how should I fight? Please take my question. Of course, I remember this question. Amit had asked this question in last meeting. Now the reply to it should be, and I'm giving you two scenarios. One is that you have filed 340. However, I can see that there is a crime which has been committed in SDM office also. 340 is only for the crime which has been committed in the court. Now, SDM office crime is not covered under 340 application. This is a crime of forgery, and you should definitely make a complaint in the police station and SDM office that your signatures were forged, and I'm sure there were complicity of some person from SDM office who should also be prosecuted, and an inquiry should be carried out at SDM office. As you are not the biological father, and that can be seen by the age of the age of the minor also, and the day she got previously divorced, and all these documents will prove conclusively that you are not the biological father. Based on that, you can also demand DNA test to be carried out for this particular child minor. That is I'm giving you scenarios, so because I have not seen those documents, but I'm sure that in the similar scenarios where forged document has been used, minimum 2 FIRs have been lodged by patrons of Sahodan, one in Saket Court, the other is in Katkaduma Court, for using forged documents in 498A or other cases. So please definitely take it up. These kind of women should be prosecuted, not only prosecuted, they should be punished for the crime which they have done. And only then an example will be set that it should not be repeated. Ankit Sharma has a question. Hello, sir. Is there any way apart from proving adultery by which we need not pay alimony in case of divorce? Ankit, alimony in divorce cases depend upon many factors, and adultery is one of the factors on which permanent alimony can be denied to a woman. If the woman is not working and the divorce is not granted on the grounds of any great cruelty which he has committed on you, then I doubt that 100% alimony would be denied to a woman. Of course, there can be a differential in terms of quantum of maintenance, which can vary greatly. In the similar scenarios, the alimony can be 5 lakh, and same scenarios can be 50 lakhs also, and 1 lakh also. So it all depends upon a lot of factors. I know that there is a lot of people who want to deny alimony, or parting with their own hard-earned money uh, for a woman, especially if the woman was unscrupulous. So, but the factors which decide alimony cannot be summarized in one line. A case has to be seen and it has to be argued well before it can be seen what can be done. Now, I am taking a question from Harsh Gupta, UNK. I don't know what this UNK stands for, but it is a question which is from Harsh Gupta. His screen name is this. And the question is,
Sir, I want to get mutual divorce without any maintenance and alimony after getting DV complaint quashed against my mom and sending my wife notice of 25 lakhs for defamation. I am sorry, this question is not very clear. So can you clear this question further so that I can answer it? I am taking next question. जो अगला सवाल है वो है जितेंद्र कोहली साहब का। मेरे 2 मामले 125 और डीवी में पत्नी द्वारा साक्ष्य जमा किए 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक क्रॉस शुरू नहीं हुआ है। मामले आगरा में लंबित है, कृपया मार्गदर्शन करें। 125 डीवी 498 मामले पिछले 3 सालों से आगरा में चल रहे हैं। तलाक का केस कहाँ से करूं? मैं दिल्ली का रहता हूं, बच्चे नहीं है। तो जितेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि आपके द्वारा पत्नी द्वारा एविडेंस यानी साक्ष्य जमा कर दिए गए हैं, पर क्रॉस शुरू नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह ये है कि आप का क्रॉस तैयार नहीं है, या इसकी वजह ये है कि वह क्रॉस के लिए नहीं आ रही है? तीसरी वजह कई बार ये भी हो सकती है कि जिस दिन क्रॉस की डेट होती है उस दिन या तो स्ट्राइक है या कोर्ट वेकेंट है। मुझे ये पता नहीं कि ये क्रॉस क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप मुझे कारण बताएंगे तो शायद मैं इसमें मार्गदर्शन आपका कर पाऊँ कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि क्रॉस जो है वो जल्दी शुरू हो पाए। रही बात आपके इतने सारे मसले जो हैं ऑलरेडी आगरा में लंबित हैं, आप अगर दिल्ली में भी डिवोर्स फाइल करेंगे तो बहुत हद तक चांसेस, बहुत हद तक क्या, नियरली 100% चांस है कि ये मुकदमे जो है, मुकदमा तलाक का जो है आगरा ही ट्रांसफर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में समय और धन को बचाने के लिए आपको मुकदमा जो है वो आगरा में ही डालना चाहिए। यही मेरा सजेशन है। Sabir Khan has a question, the question which has been taken in maintenance related YouTube live also. And the question is, I lost my job in lockdown, shall I escape from maintenance? तो सबीर साहब, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन जो है लगानी पड़ेगी कि आपकी नौकरी जो है लॉकडाउन की वजह से गई है, और अगर कोर्ट को ये बात समझ में आएगी तभी आप मेंटेनेंस से एस्केप कर सकते हैं। रही बात क्या कोर्ट इस बात का स्वयं संज्ञान लेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक कोर्ट को आप बताएंगे नहीं कि आपकी नौकरी किन्हीं वजहों से गई है, तब तक कोर्ट को इस बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। और इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इन मेंटेनेंस लगानी पड़ेगी, तभी आप जो है मेंटेनेंस से या तो बच सकते हैं। ये मेंटेनेंस का अवार्ड कुछ समय के लिए कैंसिल हो सकता है या परमानेंटली कैंसिल हो सकता है, पर इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेवार होंगे। I am taking a question from Jatin. Jatin from Delhi. He has a question. I have 3 cases on me, 125 and DV at the stage of income affidavit, 498 FIR registered, and charge sheet is on process. I have worried about few questions. And the questions are, the video he made a video, that is Jatin made a video that shows entering a room and his wife was in naked. I don't have naked position. I don't have original device, but I have 100 number details that show मैंने अपनी वाइफ को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा. I have one way audio 2 days before incident in which they talking about adultery while I was in night job. Please advise. I have to file for divorce or 5 cases first. तो जतिन जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ, बाकियों को भी समझा देता हूँ. हुआ कुछ ऐसा है कि जतिन जी ने अपनी बीवी को नग्न अवस्था में अपने ही बेडरूम में पकड़ा है. ये एक नाइट जॉब करते थे. इनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें इनकी किसी पैरामोर से बात कर रही थी कि कहाँ एडल्ट्री यानी कहाँ वो दोनों संबंध स्थापित करेंगे, जिसकी इनके पास रिकॉर्डिंग थी, जिसकी वजह से ये शायद घर पहुंचे. इन्होंने 100 नंबर पे फोन किया और कहा कि इन्होंने अपनी बीवी को आपत्तिजनक स्थिति में अपने ही बेडरूम में पकड़ा है. इनके ऊपर 3 केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, 125 डीवी और 498 की एफआईआर दर्ज है. तो मुझे समझ नहीं आया कि आपने अभी तक तलाक का केस दायर क्यों नहीं किया. भले ही आपके पास ओरिजिनल डिवाइस नहीं है, फैमिली कोर्ट, अगर ये मुकदमा जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप दिल्ली से हैं, दिल्ली के अंदर फैमिली कोर्ट हैं और हिंदुस्तान में जितने भी फैमिली कोर्ट्स हैं सब में एविडेंस के रूल्स थोड़े रिलैक्स्ड हैं. आप ये डिवाइस ओरिजिनल डिवाइस में ना होने के बावजूद ये साक्ष्य फैमिली कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं. यू कैन प्रेजेंट दीज एविडेंसेस इन फैमिली कोर्ट डेफिनेटली. और रही बात ये केसेस जो अब 3 हैं, ये मेरे ख्याल से इस लड़ाई झगड़े के बाद ही हुए होंगे. आपको पहले ही तलाक का मुकदमा दायर कर देना चाहिए था अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स
या इस तरह के वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स थी। अभी भी देर नहीं हुई है। इसमें सबसे अच्छा समय कल था। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ भी अच्छा काम करने के लिए जो सबसे अच्छा समय था वो कल जो बीत गया था, और दूसरा अच्छा समय आज है। आप किसी चीज़ का इंतजार ना करें। मेरे हिसाब से आपको तलाक का मुकदमा दायर कर देना चाहिए जिस तरह के एविडेंसेस आपके पास हैं उनके बेसिस पर। I am taking a question from Mohammed N. Mohammed N has a question. 498 में बेल पर हूँ। 125 में जैसी 1 मंथ हुई थी 2019 में। हाई कोर्ट में अपील है मेरी। फिर से 125(3) की एप्लीकेशन लगा दी उसने। जॉब के लिए दुबई जाना है। पीसीसी कैसे लें? पासपोर्ट भी 2022 दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा। कैसे क्या करूं? तो मोहम्मद साहब, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप 1 महीना जेल मेंटेनेंस ना देने की वजह से रहे हैं, और ये मेंटेनेंस जब तक आप नहीं देंगे तब तक ये गिरफ्तारी की तलवार आपके सर पर लटकी रहेगी। अगर आपके पास हिंदुस्तान में नौकरी नहीं है और आपके दुबई में ही नौकरी लग सकती है आपकी क्वालिफिकेशंस की वजह से, या दुबई में ही आपको नौकरी लगी हुई है, तो आप कोर्ट के सामने ये मांगे कि आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाए, जिससे कि आप विदेश जाकर गुजारा भत्ता लड़की के नाम का जो है वो जमा करा पाए। इसके अलावा मेरे को और कोई सूरत समझ में नहीं आती। 125 में जो कि मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है 2019 में आप, और ये इसका मतलब ये बहुत पुराना अवार्ड है, और हाई कोर्ट में अपील जो आपकी पेंडिंग है उसमें मेरे ख्याल से कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं होगी, वरना आप मेरे को उसके बारे में भी बताते। तो मैं यही मानता हूँ कि आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि आपको काम करने के लिए विदेश जाना है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको ठीक से आर्ग्यू करेंगे तो आपको कोर्ट इजाज़त दे देगी विदेश जाने के लिए, पर अगर नहीं देती है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा कोई चारा है नहीं। Amit Garg has a question. I think this is a different Amit Garg. Since my wife is not earning, one of my friends suggests to create her CV, calculate her CV by my email. Any offer would be considered as catastrophe to earn. Please suggest if I must try that. Suppose after 18 months interim is passed, January 2019, case filed June 2020, interim order, execution of maintenance from January 2019 can be filed till when? Sir, in affidavit, my wife has not shown any significant expenditure. Would she still get 1/3 of my salary? Should it not correlate with expenses that she has filed? I think it should. What do you suggest? So Amit has asked me 3 different questions, and I'll answer all 3 of them. First of all, I'll not advise him to create any frivolous or fake proofs about the capacity to earn of the wife. I am sorry, I don't advise people doing illegal things for their own gains. मेंस राइट में हम एक बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम झूठे मुकदमों के खिलाफ लड़ाई करते हैं, तो कृपया उसी को मेंटेन करें। एक बहुत ही इसमें स्थिति एक बार आई थी जिसके लिए मैंने खास तौर पे अपोज किया था। किसी का सुजेशन था कि अगर आपके और आपकी बहन के ऊपर 498 का केस लगा है और लड़की का भाई भी है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी बहन से लड़की के भाई पे 354 का यानी मोलेस्टेशन का झूठा मुकदमा दर्ज करें। तो मैं इस तरह की किसी भी बात का समर्थन नहीं करता हूँ। ये इलीगल है। आप झूठे मुकदमों को सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं। होगा क्या, एक आंख के बदले आप उसकी भी एक आंख फोड़ दें, अपनी भी दोनों फोड़वा लें, तो धीरे धीरे सभी अंधे हो जाएंगे। अगर इस तरह से हम मैन राइट चलता रहा, इस तरह से हम लड़ाई लड़ते रहे, तो ये झूठे मुकदमे सिर्फ बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। आपके ऊपर झूठा रेप का इल्जाम हुआ, अपनी बीवी से, बेटी से, बहन से, किसी और के ऊपर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, तो ये कोई बदला ही ले रहे हैं आप। इसमें कोई आप मेंस राइट के समर्थक हैं ये नहीं कर रहे हैं। अगर आप जेन्युइनली मेंस राइट से जुड़े हैं, आप चाहते हैं कि ये कानून में बदलाव हो, तो आप इस तरह के झूठे मुकदमे नहीं करेंगे। मेरा आपको ये सजेशन रहेगा। तो इसी तरह से आप फ्रिवलेस प्रूफ क्रिएट नहीं करेंगे। और रही बात, अब दूसरा सवाल है कि अगर 18 महीने बाद इंटरिम पास होते हैं तो जनवरी 2019 की मेंटेनेंस के लिए एग्जीक्यूशन वो कब तक फाइल कर सकती है।
तो समझिए इस बात को कि अगर जो जून 2020 में इंटरिम ऑर्डर पास होता है तो जनवरी 2019 का भी जो मेंटेनेंस है वो भी दे जो है वो जून 2020 से ही है, यानी इट बिकेम ड्यू इन जून 2020 ओनली एंड एग्जीक्यूशन कैन बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट इट बिकेम ड्यू। तो अगर ये ड्यू ही जून 2020 में हुआ है तो जून 2021 तक इसका मेंटेनेंस इसकी एग्जीक्यूशन फाइल की जा सकती है। रही बात ना, अभी मैं आपका थर्ड सवाल ले लेता हूँ कि आपके एफिडेविट, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर एफिडेविट में आपकी बीवी ने बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर नहीं बताया, तो क्या उसे अभी भी 1/3 सैलरी आपकी मिल सकती है? ये एक्सपेंसेस से कोरिलेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ये एक्सपेंसेस से कोरिलेट होना चाहिए और जैसा कि मेंटेनेंस के अंदर ये निश्चित है, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं कि कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है इसका। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकली 20%, 25%, 30%, 33% दे दी जाती है, क्योंकि डिफरेंट जजमेंट्स में अलग अलग वैल्यूज बताई गई हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि इतना ही मेंटेनेंस मिलेगा उसे। एक्सपेंसेस, आपके जेन्युइन एक्सपेंसेस, उसके जेन्युइन एक्सपेंसेस दोनों मैटर करते हैं मेंटेनेंस के अवार्ड में। आपकी जेन्युइन नीड्स, उसकी जेन्युइन नीड्स, अगर आपके परिवार में किसी की कोई जेन्युइन नीड्स है तो वो ज़रूर और ज़रूर मेंटेनेंस के अवार्ड पे इफेक्ट डालता है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं, आप अपने जेन्युइन एक्सपेंसेस बताएं और कोर्ट को ये वाइज करें कि क्या उसकी नीड्स हैं और उस हिसाब से उसे मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। अब मैं एक सवाल ले रहा हूँ जो व्हाट्सएप पे आया था। व्हाट्सएप पे बहुत सवाल आए हैं, मैं ट्रैक रखना भूल गया हूँ, एक एक करके आंसर करने की बात हुई थी पर मैं बीच में ट्रैक रखना भूल गया। तो व्हाट्सएप पे एक सवाल आया है एंड दिस इज फ्रॉम दीन दयाल शर्मा फ्रॉम मुंबई and the question relates to a very specific instance. Sir, can wife claim interim maintenance after death of husband from the property of husband held in possession of father-in-law under 125 of CRPC? Kindly clarify. Interim order has been passed but before execution, husband expired. Order is not amended or cancelled. Wife with her minor son residing separately. In a very unfortunate circumstances, here the husband who has expired and the property is held with the father-in-law of the claimant. The law in this particular situation is that maintenance from the property of the husband has to be paid till the date husband was alive. The date husband expired, the maintenance order stands cancelled from that particular date only under CRPC 125. However, from the property of the husband, first, whatever the execution amount is, that has to be deducted and rest will be given to the father-in-law if there is a valid will. If there is no valid will, then it will go as per the law of succession and all the claimants will get equal share of it. All the claimants will get equal share of it. Unfortunate है ऐसी बात का होना। मैं अक्सर मीटिंग में सबको ये सलाह देता हूँ कि ज़िंदगी किसी की कितनी लिखी है किसी को पता नहीं है। हर आदमी को अपनी विल बनानी चाहिए। कोविड के समय में तो ये और भी ज़रूरी हो गया है। कोरोना वायरस जैसी स्थिति के अंदर ये ज़रूरी है, एडवाइजेबल है कि हर आदमी ना केवल अपनी विल बनाए बल्कि अपने पेरेंट्स की भी विल बनवा के रखे, ताकि कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस अगर अराइज होते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी या आपकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उनके पास ना चली जाए जिनसे आप लगातार झगड़े कर रहे हैं। ऐसे इंस्टेंसेस मैंने देखे हैं जहां कई सालों से मुकदमे चल रहे होते हैं और हस्बैंड की डेथ होते ही लड़की आकर खड़ी हो जाती है लड़के की प्रॉपर्टी पे अपना हक जताने के लिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें मेरे बच्चों का अधिकार है। अगर आप ऐसी स्थितियों से अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप सबकी उम्र बहुत लंबी हो, आपके पेरेंट्स की उम्र भी बड़ी लंबी हो, पर समय किसी ने नहीं देखा है। नीति यही कहती है कि हम सब ने किसी ना किसी दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। ऐसी स्थितियां जब भी कोई इस तरह के सवाल आते हैं, कोई सुसाइड के सवाल आते हैं,
तो मेरा सबसे पहला सवाल उल्टा यही होता है, क्या विल थी, क्या वसीयत थी? अगर वसीयत नहीं थी तो जो हम इस चीज़ को देख रहे हैं, हमने आज ये सवाल सुना, तो मैं सबको यही एडवाइस करूँगा कि जाइए अपनी अपनी विल क्रिएट कीजिए। विल क्रिएट करना एक बात है, उसे रजिस्टर कराना एक दूसरी बात है। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड विल के अंदर कोई डिफरेंशियल नहीं है। लास्ट विल ही ऑपरेटिव होती है। कल को स्थितियां बदल जाएंगी, अपनी विल चेंज कर लीजिएगा। कोविड के समय में भी आप विल बना सकते हैं, वो विल आप रखेंगे अपने पास, उसे रजिस्टर कराने के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है एसडीएम ऑफिस में। तो कृपया अपनी विल्स सब लोग कोशिश करें कि अपनी अपनी विल जरूर बनाएं। नाउ आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम कौशलेंद्र शर्मा। कौशलेंद्र हैज अ क्वेश्चन, डीवी में, कौशलेंद्र जी का सवाल है, डीवी में एमएम फोर्सफुली अंडरटेकिंग लेती है, कोई एप्लीकेशन मूव नहीं, वाइफ के बोलने पर ही मुझे बेबी के स्कूल से 1 किलोमीटर के लिए बॉन्ड कर दिया, अपील किया, क्या मैं एमएम की कंप्लेंट कर सकता हूँ? दिल्ली द्वारका। तो कुशलिंदर जी, मेरे ख्याल से आपका सवाल ये है कि एमएम ने आपसे फोर्सफुली कोई अंडरटेकिंग ली है जिसके बेसिस पे आपको बाउंड कर दिया है कि आप 1 किलोमीटर के एरिया में नहीं जाएंगे। हालांकि एमएम को आपको बाउंड करने की, आपकी स्टेटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं थी, वो बिना आपकी स्टेटमेंट लिए भी प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकती थी। पर अगर आपको लगता है कि आपको बाउंड किया गया, आपको अननेसेसरली प्रेशराइज किया गया है और आपके वकील साहब आपके साथ हैं इस बारे में, तो आपके वकील साहब के एफिडेविट के साथ आप उनकी कंप्लेंट जरूर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आपको इस एमएम में कोई फेथ नहीं है, आप चाहते हैं कि नया एमएम नियुक्त किया जाए, आपका केस किसी अन्य एमएम के द्वारा सुना जाए। पर ये इस बात को समझ लीजिएगा कि अगर आपके वकील साहब उस समय पेश हुए थे आपके साथ, तो इसके लिए वकील साहब का एक एफिडेविट लगना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी अपील शायद डिसमिस हो जाएगी। आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दीपक कश्यप, इट हैज कम ऑन व्हाट्सएप। सर, ये प्लीज बताइए, क्या पत्नी सेटलमेंट के बाद फिर से 125 का केस कर सकती है? ये क्वेश्चन मैं ऑनलाइन कई बार पूछा है बट आंसर नहीं मिला। तो दीपक जी, पत्नी सेटलमेंट के बाद भी 125 का केस कर सकती है। हालांकि लॉ में कोई रुकावट नहीं है 125 का केस फाइल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि 125 का केस दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। पर जब आप एक सेटलमेंट कर लेते हैं, उसके बाद इस तरह के केस फाइल करने के लिए ड्रास्टिक चेंज इन सर्कमस्टांसेस बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि कल मैंने फैसला किया था कि मेरे लिए 5 लाख रुपए सफिशिएंट है और आज मैं आ गया, अरे 5 लाख रुपए तो बहुत कम है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्थितियां बदलाव होना चाहिए। एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, वो कमाने के काबिल नहीं रही, स्थितियां बदल गई, आपकी आमदनी कई गुना बढ़ गई, तो बहुत ही लिमिटेड सर्कमस्टांसेस है। पर जनरली इस तरह के केसेस में जब भी एक सेटलमेंट के बाद दोबारा कोर्ट में जाती हैं लड़कियां, तो कोर्ट बड़े ही सर्कमवेंट होता है, बड़ा ही ध्यान से देखता है इस बात को कि ऐसी क्या स्थितियां थी पहले जिसमें कि ये मेंटेनेंस तय हुआ और अब ये लड़की दोबारा आ रही है। प्रणव रॉय का सवाल है, वाइफ ने 498 और डीपी एक्ट 3-4 का केस बेगूसराय कोर्ट बिहार में फाइल कर दी है, जबकि 2-3 सालों से नोएडा में नौकरी कर रही है। प्रूफ देने पर दहेज नहीं लिया गया और 2-3 सालों से नोएडा में नौकरी कर रही है, तो क्या इस नाम पर क्या पटना एचसी में क्वैश करवाना संभव है? यदि पटना एचसी क्वैश करता है तो क्या वे वापस से नोएडा कोर्ट में दोबारा सेम केस फाइल कर सकती है कि नहीं? सिर्फ अभी तक एसएमएस आया है, नोटिस या वारंट इशू नहीं हुआ है, तो क्या एसएमएस एंट्री पर एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करने के लिए काफ़ी है या नोटिस या वारंट तक रुकूं? क्या मेरी एंटिसिपेटरी बेल फाइल करते ही वाइफ को नोटिस जाएगा या फिर उसके सामने ही बेल के लिए सुना जाएगा? तो प्रणव राय जी का सवाल मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर है, सबने सुन लिया है कि इनकी बीवी जो कि नोएडा में रहती है, उसने बेगूसराय बिहार में कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। इसमें क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए आपको पटना हाई कोर्ट, डेफिनेटली जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे केस में अगर पटना हाई कोर्ट केस क्वैश करता है, 2 स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 1, पटना हाई कोर्ट रिटर्न कर सकता है इसे, इसकी कंप्लेंट टू बी फाइल्ड इन अप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन, या पटना हाई कोर्ट इसे कम्प्लीटली क्वैश कर सकता है। अगर कम्प्लीटली क्वैश भी कर देता है तो भी वो
नोएडा में आके मुकदमा फाइल कर सकती है। उसमें थोड़ी सी दिक्कतें उससे ज़्यादा होंगी। अगर वो रिटर्न करता तो उसमें कोई दिक्कत उससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। रही बात आपके बेल अप्लाई करने की, आपको सिर्फ एसएमएस आया, एसएमएस आया का मतलब ये मुकदमा वहाँ दर्ज हुआ है। इसमें प्राइवेट कंप्लेंट केस की तरह अगर ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो अभी आपको एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई नहीं करनी चाहिए, प्रीमेच्योर है बिहार के लिए। अगर ये पुलिस इंस्टीट्यूटेड केस है जो जब कोर्ट में दाखिल हो चुका है तो आपको जरूर एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई कर देनी चाहिए। अब ये आप पहले जांच कर लें कि क्या ये पुलिस इंस्टीट्यूटेड केस है या कि एक प्राइवेट कंप्लेंट केस है। I have to take question on WhatsApp now, and it is a question from Ritesh Gurgaon. Just a moment. मेरे ख्याल से समय बचाने के लिए अगली बार मुझे इन सब सवालों को एक ही चैट में सेव कर लेना चाहिए नाम के साथ साथ, उससे समय बचेगा। Shoni sir, I have a question. If one gets terminated from job due to company got sold and old employees got sacked, and wife working purposely put her resignation from current job, what and how the court will decide maintenance in this case, especially when husband has suddenly zero income? But I'm sure court will never put zero maintenance, especially when they have a 2-year-old child. So, Ritesh, in this particular scenario which you are suggesting that your wife has left a job on purpose to get maintenance from you, I think any wife who leaves job to get maintenance and she was getting good salary is doing a disservice to herself and her career. First of all, be sure about it. When I say a husband shall not leave the job, this is the same thing which a wife is doing to get pittance from you. You know, as there is a child involved, so regardless of whether you are in job or not in job, the court will not deny maintenance to the child. Of course, as you have lost job right now, there can be a period of few months till you get new job, and the court may grant maintenance which will be enforceable only after you get the job. But of course the maintenance cannot be denied forever based on these facts. The court may grant you few months to join a job and then pay maintenance for it for this particular period. I'm sure that we are looking for a job, and don't worry about your wife leaving a job on purpose. If you argue that she has left a job on purpose, purposefully incapacitated herself from earning, the court will listen to you. It all depends how you argue, and if you argue well, definitely the court will listen to you. And if the court will listen to you, and the court will deny maintenance to her, which will be to your benefit, and it will be detrimental to her own career. I'm taking a question from Deepak Agarwal. Uh, Sir, for pre-490 situation, please provide some guidance where wife has left home. Few people have recommended write letter to SP, Police and Women Commission. Is there any advantage in these letters? So, Deepak has raised a very pertinent question, and this is regard to pre-490 situation. Pre-490 situation is where the woman has left the house and has not filed any cases as of now. Now, in these scenarios, when we go to, or people come to our meeting, and the first suggestion is that write a letter to this, that, especially police station, in your own police station, her police station, or the second suggestion is go and file RCR or divorce without thinking anything. First of all, we should not be trigger happy. Please re-hear it. We should not be trigger happy. We should not try to file any complaint, any case without any purpose and out of fear. Even if I'm saying, even if she is nearly 99% sure that she'll file a case, you are 99% sure that she'll file a case, still do not take any action till you are 100% sure. There is a very bad repercussion of filing any police complaint. And I'll tell you something from my experience. The moment you file a police complaint against a woman in your police station, her police station, regardless of whether you write that I don't want any action on this complaint and this is for your information only,
most of the times, somewhere or the other, any policeman reaches your house. And when they know that there is a complaint against me, they go and meet the advocate who again suggests some action against you. Similarly, when you file a RCR case, restitution of conjugal rights case or divorce case, they go to an advocate and advocate suggests some remedial measure, and most of them it is counter attack by 498A, DV, 125 and all other centric cases. So, what is the purpose? I'm not saying that you should not file a case if there is a need, but then you need to discuss your case in detail with somebody who is well accustomed to these matters. Uh, what you should do at this point of time, you should involve your elders, their elders, and try to diffuse the situation. Either diffuse the situation, even if diffuse it is not possible and you still cannot reach a settlement, delay the possible action as far as possible. Delay the possible action from her side as far as possible, and it will work to your own advantage. If she files a case today, there is a different repercussions. If she files a case after 6 months or 1 year, there are going to be different repercussions, and the benefit of delay will be yours. However, if there are genuine remedial actions, genuine crime which she has done, she has ran away with your mother's jewelry, of course you should file a complaint. If you definitely want to have a divorce because there was adultery, there was grave cruelty which has been done to you, then of course you should take that action. But please understand that writing letters just like that or filing RCR without any purpose when you don't want to bring her back is not going to help your cause at all. I am taking a question from Dr. Prem, who is in Maharashtra, I guess, if I remember correctly. Yes, just a moment, sir. Okay, it is Dr. Prem Sahajwani from Amravati, Maharashtra. Uh, of course, it starts with thanks, and you're welcome, and thank you also because one of your suggestion was implemented. In my case, I got divorce on mental cruelty, fraud, desertion ground. She filed HMA 24, which got dismissed as I proved she is working in Bank of India and got more income and other facilities than me. I have shown my liability towards my parents and sent many money orders and parcel for my child. Her native place is a costly place, so if I remarried after 90 days and adopt one child and my both parents are with me, can we get any very less amount of maintenance for child as both parents of child are earner? Money order not received and returned back to me. So first of all, Dr. Prem, is there already a petition pending for permanent maintenance? If there is no petition pending, why you want to take adoption of a child unless you genuinely are thinking of adopting a child? You should get married only when you are prepared not to deny maintenance to anybody. Why should I bring a woman in my house when I just to deny maintenance to another woman? I don't think that is a wise thing to do by any stretch of imagination. Still, if you want to get remarried, definitely get remarried at the appropriate time. And if the other woman has a child which you want to adopt, then it is a different matter. Or you want to adopt any of your relatives, your brother's children, or your sister children, or any other relative children, then it is a different matter. But I doubt to avoid maintenance, you should do that. I will not advise. There is a question from Amrut Kulkarni, and the question is: as on date of filing DB application, my wife, there was 3.5 years of separation and no contact even on phone for 9 months. Opposite lawyer is arguing I was in domestic relations since I was going for meeting the child. But as per DV Act, living under same roof is mandatory for domestic relationship, and on this basis, I have applied for questioning in FZ and under time limitation CRPC 468. Do my visit to wife to meet my child will have any impact on questioning as per opposite lawyer? So, Amrit, first of all, CRPC 468 is not 468 is not a ground for questioning any longer.
of DV in High Court. If you are taking this ground, be prepared to come to Supreme Court for that, because there is a Supreme Court ruling which this High Court will not overrule. Supreme Court has held that there cannot be any time limit for filing domestic violence case. So unless you are willing to come back to Delhi and ask Supreme Court to revisit this particular aspect, don't expect any relief from High Court at least. कुशलिंदर जी ने थोड़ा अपने पहले इस सवाल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो कुशलिंदर जी, ये इन्फॉर्मेशन जो है मैं अपने जवाब में पहले ही शामिल कर चुका हूँ। आपको नॉलेज थी या नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं है इस बात का। आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम सचिन मेहता इन मुंबई दैट हैज कम ऑन WhatsApp. Hi, my query is as follows. In a DV case, alleged if the wife is working handsomely and highly qualified as well, can the court grant maintenance, that is interim? If after DV case is filed, wife continues to stay with 6-year-old kid at MIL's place for 5 months and refuses to join the husband's rented house, the husband is forced to leave the house by the mother. In this case, can the wife get rent of staying with her parents? So now, if the wife is earning handsomely, can the court grant maintenance? If the wife's earnings are sufficient for her own upkeep, the court will not grant any maintenance in any such cases. However, if her income is not sufficient for her own upkeep, or there is a drastic multifold differential between her income and your income, the court may grant certain maintenance too. As she is staying in her with her parents, so she'll not get any rentals for staying with her parents. The rental, whenever it is paid, it is paid only when she actually goes and stays in a rental accommodation. So if she is getting any rentals from you, she has to go and stay in a rented accommodation. Unless she is staying in a rented accommodation, she should not, and she will not get any uh, uh, rental awarded by the court. So please be aware of it. I'll take a question from Shri K.N. Jha. Mr. K.N. Jha has a question. My wife has tried to trap me in dowry and DV cases in local PS in Delhi, but she will, when not succeeded here, she filed false 490 and DP Act case in her native district court of Muzaffarpur directly without approaching local PS in Bihar. Uh, Can 498 and DP Act 34 filed here directly in court, or it should be filed through local PS in this scenario without registering FIR in PS and lower court take cognizance? If yes, can it be challenged in upper court? Any remedial measures, please? So, Mr. Jha, as there was a question from Begusarai, now this is another question from Bihar. So the tendency in Bihar is that they don't go to police station first. Most of the people go, most of the lawyers tell the client to file 498 DP34 cases directly in court, and the court takes cognizance of it. So when the court has taken cognizance of a crime, the police is not involved at all. It is a private. It runs like a private complaint case. It is not even a 156(3). It is a CRPC 200 case. So when it runs like a private complaint case, the chances of getting anybody getting discharged or any name being dropped becomes very less. It cannot. There is. This is as per the procedure. The procedure definitely says that it can be done, and if the procedure says that it can be done, so they are doing it. It cannot be stopped at this level. Of course, you can go for quashing of the FIR if the grounds are made out. However, solely that he has not gone to police station cannot be a ground for going to uh, quashing. As we had mandated that we will be here for 45 minutes, but there are a lot of questions and still nearly 20 questions on WhatsApp are pending. I think I'll continue for a few more minutes. I'll take last two questions, one from WhatsApp and the other from this list of questions, and then we should revisit whether we are trying to keep it for 45 minutes or not. Let's deliberate. I'll look forward to your suggestions also.
Now there is a question from Jitin Delhi, which is there. If maintenance order is passed in DV case and some maintenance amount is paid, then also can arrest order be given? So, Jitin, this question is slightly not clear to me. Does that mean that only the part maintenance has been paid? If only part maintenance has been paid, arrest warrants can be issued, and it can be issued for the remaining amount of money which is due. And if you refuse to pay that amount, the magistrate is well within its powers to arrest you and send you to jail for this particular non-payment of maintenance amount. And the last question which I am taking is from S. Kumar. And the S. Kumar question is, Hi Shoni sir, can maintenance paid to wife be refunded if later it is proved that wife was working and hide her employment details? If it is, how? Any sporting judgment, please share. So, S. Kumar, generally I have not seen that anybody has tried to get back the maintenance amount. However, in one particular case which had gone to Punjab and Haryana High Court, and it was a case from Rajesh, from a fighter in Gurgaon. Uh, of course, his name, most of you would be aware, is Rajesh. He had gone to High Court and said that his wife was working. The High Court asked the woman to give a surety of while withdrawing the maintenance amount and say that if she is ever found working, she'll refund this amount. So if these kind of orders can be passed by any high court, if you want, this order is probably available on my website. If even if it is not, you can write an email to me. I'll send you this order. You can take judgment from printout from website and take it to the court and ask them to give a bond. Of course, this is the only order where which I know in which such kind of order was given by a higher court. I have heard that even Pune court, and it was a news report. I have not seen the judgment. Even the Pune court had at one particular instance that was 3 or 4 years back. A man had filed a case for refund of the maintenance amount already paid. I don't know what happened to that particular case. However, because there are no precedents, should not be the reason why you should not file a case. If you have a genuine case and the amount, of course, is genuine, there is a handsome amount which you have already paid for maintenance, then it makes sense that you should file a case and create a precedent. Most of the time, precedents are created when one person is aggrieved by the current dispensation of the justice delivery mechanism and has gone to higher court or to Supreme Court. And whenever their order has been given by High Court or Supreme Court, that becomes a precedent. So we should not worry that there is no sporting judgment about it. And as I said that when you argue, these kind of things can be made. These kind of precedents can be made. Now, whether they are reported or not reported is one part of it. But however, one person wanted it, he went, he argued, he convinced the court to pass such kind of order. So these kind of things can be done by you as well. So because there are no precedents, should not dissuade you. As was suggested by a lot of people, that the tenure of YouTube live should be shorter. It is not possible for me to do 2 or 3 YouTube lives in a day. I try to keep it for 45 minutes, but we have already crossed that limit. Maybe we'll look whether we have to, till lockdown persists, we'll keep it for 1 hour or then devise different mechanisms. There was a suggestion that, and this keeps on going on, we have no answer to it as of now. There was a suggestion that this should be broken and only a certain number of people should be allowed to ask questions. I doubt that it will be conducive because we cannot keep track of people who have already asked questions, except some a few names which I already have remembered. I don't, and most of the names are similar. So Amit Garg, I had a question on WhatsApp, and there was a different Amit Garg asking question, and in the this. So there is no such thing where we can limit our
or should limit, and neither we should limit people. Uh, as there is a lockdown situation, I believe there are a lot of many people who are logging into YouTube. When they'll start work, there will be the number of people will decline, and once the meetings also, physical meetings also start, daily people will start coming to weekly meetings, and then we'll have sufficient time. Maybe we can reduce time thereafter. We'll see how things progress, and there are many questions which are not answered. We're having YouTube live 5 p.m. tomorrow again, so please be a part of it. If your questions are not answered, others are also welcome. I'll try to answer the questions which are already available on WhatsApp to me. You can also WhatsApp your queries to me. If all these queries which have come to me, if I am not able to answer by tomorrow, I'll definitely answer it on WhatsApp itself. Thank you very much for being here. I look forward to seeing you all tomorrow at the same time. Thank you very much.